गुलदस्ता से आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास पौथेर दावी का हिंदी रूपांतर पथ के दावेदार धारावाहिक के रूप में। दूसरे दिन सवेरे ही आकाश में धीरे धीरे बादल इकट्ठे हो रहे थे। रात को कुछ बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन आज दोपहर से वर्षा और हवा का वेग बढ़ गया था। भारती के कमरे में बैठक हो रही थी। सुमित्रा आराम कुर्सी पर चादर ओढ़े लेटी हुई है। शशि खाट पर झुककर बैठा है। अपूर्व नीचे कंबल बिछाकर लेटा है। उसी के जलपान की तैयारी में भारती फर्श पर बैठी फल काट रही है। अपूर्व ने कहा है, संसार में अब उसकी रुचि नहीं है। अब उसके लिए संन्यास ले लेना ही एकमात्र श्रेयस्कर उपाय है। शशि इस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं कर सका। वो युक्तियों से खंडन करते हुए समझा रहा था कि ऐसी बात सोचना उचित नहीं है, क्योंकि संन्यास में अब कोई मजा नहीं रहा है। बल्कि 22 साल कॉलेज में प्रोफेसरी के लिए जो आवेदन पत्र भेजा है, अगर वो स्वीकृत हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अपूर्व दुखी हुआ, लेकिन कुछ बोला नहीं। भारती सब कुछ जानती थी, इसलिए उसी ने उत्तर देते हुए कहा, जीवन में आनंद करते हुए घूमते रहने के अतिरिक्त क्या मनुष्य के लिए और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता? शशि बाबू, संसार में सभी की आंखों की दृष्टि एक समान नहीं होती। उसके बातचीत करने के ढंग से शशि उदास हो गया। भारती ने फिर कहा, उनकी मानसिक स्थिति इस समय अच्छी नहीं है। इस समय उनके भविष्य के कर्तव्य पर सोच विचार करना केवल निष्फल ही नहीं, अनुचित भी है। बल्कि इससे तो यही अच्छा होगा कि हम लोग अपनी मुझे इसकी याद न थी भारती। शशि को याद न रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस बीच अपूर्व के साथ एक घटना और हुई है, जिसे भारती के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। सांसारिक दृष्टि से उसका फल और परिणाम मातृवियोग से विशेष कम नहीं है। मां की मृत्यु का समाचार पाकर अपूर्व के बड़े भाई विनोद बाबू ने तार द्वारा दुख प्रकट किया है। इसके अलावा तार में और कोई भी बात नहीं है। मां ने नाराज होकर, संभवतः अत्यंत अपमानित होकर, अंत में गंगा विहीन म्लेच्छ देश बर्मा में स्वयं को निर्वासित किया था। इस बात को समझकर अपूर्व दुख और शोक से पागल सा हो गया था। उसने जो 2 दिन कलकत्ते में बिताए थे, उनमें अपने घर पर न तो भोजन किया था और न वहां पर सोया ही था। और वापस लौटते समय अच्छी तरह झगड़ा करके ही आया था। फिर भी इतनी बड़ी भयंकर दुखद घटना में सबसे छोटा भाई होने के कारण उसे पूरा पूरा भरोसा था कि उसे ले जाने के लिए घर से कोई ना कोई जरूर आएगा। तिवारी घर पर रहता तो क्या होता, कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो भी नहीं है, छुट्टी लेकर अपने देश गया है। सवेरे ही अपूर्व ने भारती से कहा, बंगाली पुरोहित यहां भी हैं, मैं कलकत्ते नहीं जाऊंगा। जैसे भी होगा मां का श्राद्ध यहीं करूंगा। मां के अचानक घर छोड़कर चले आने का कारण लड़कों के प्रति उनका अजेयमान अभिमान था। ये बात अपूर्व मालूम करके आया था। केवल ईसाई कन्या भारती की कहानी का उसमें कितना अंश सम्मिलित था, ये वो नहीं जान पाया था। सांघातिक पीड़ित लगभग अचेत मां से कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला, और विनोद बाबू ने नाराजगी के कारण कुछ बताया नहीं। सहसा सुमित्रा हड़बड़ा कर बोली, किसी ने नीचे का दरवाजा खोला है। हवा और वर्षा के लगातार झरझर शब्दों के बीच और कुछ सुनाई पड़ना कठिन था। आशंका से सभी चौंक पड़े। भारती ने पल भर कान खड़े करके कहा, नहीं, कोई नहीं है। लेकिन दूसरे ही पल नीचे की सीढ़ी पर पैरों की परिचित आवाज सुनकर हर्ष भरे स्वर में चिल्ला उठी, अरे ये तो भैया हैं। 1000, 10,000, 20,000, 1,00,000 वेलकम। फिर हाथ में फल और हंसिया लिए दौड़ती हुई सीढ़ी के पास जाकर बोली, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़,
हजार हजार करोड़ गुड इवनिंग। भैया जल्दी आओ। सव्यसाची ने कमरे में प्रवेश करके पीठ का भारी बक्स उतारते हुए हंसकर कहा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सव्यसाची के बक्स पर भारती की दृष्टि पड़ी। उद्विग्न शंका से ग्रस्त होकर वो बोल उठी, अच्छा, तुम इस आंधी पानी में अपने सहचर को साथ क्यों लाए हो? बताओ तो। कहीं जा तो नहीं रहे? झूठ बोलकर मुझे धोखा न दे सकोगे, ये मैं बता देती हूँ भैया। डॉक्टर ने हंसने की चेष्टा की, लेकिन उसके अपने चेहरे पर हंसी नहीं आई। फिर भी मजाक के ढंग से अपनी बात को कुछ हल्की करके कहा, जाऊं नहीं तो क्या रामदास की तरह गिरफ्तार हो जाऊं? शशि बोला, बात तो ठीक यही है। भारती ने क्रुद्ध होकर कहा, ठीक यही है? आप क्या जानते हैं शशि बाबू, जो अपनी राय प्रकट कर रहे हैं? वाह, मैं क्या नहीं जानता? कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने हंसकर कहा, झगड़ा करने से खिचड़ी बिगड़ जाएगी। कल के जहाज से न जाने से तो आप ठीक समय पर न पहुंच सकेंगे अपूर्व बाबू। अपूर्व बोला, माँ का श्राद्ध मैं यही करूंगा डॉक्टर। यहां? इसका कारण? अपूर्व मौन रहा। भारती ने भी उत्तर नहीं दिया। डॉक्टर मन ही मन समझ गए कि कोई घटना ऐसी हो गई है जो खोलकर कहीं नहीं जा सकती। बोले, तो इस हालत में वहां लौट जाने की क्या जरूरत है? नौकरी आपकी है ना? अपूर्व चुप रहा। शशि बोला, अपूर्व बाबू सन्यास लेंगे। डॉक्टर जरा हंसकर बोले, सन्यास? ये कैसी बात है? उनकी हंसी से अपूर्व क्षुब्ध हो गया। बोला, संसार में जिसकी रुचि नहीं है, जिसका जीवन स्वाधीन हो गया है, इसके अतिरिक्त उसके लिए और कौन रास्ता है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, ये सब बड़े आध्यात्मिक विषय हैं अपूर्व बाबू। इनमें अनाधिकार चर्चा करने के लिए मुझे आप प्रलोभन मत दीजिए। इससे तो अच्छा है कि शशि की राय लीजिए। ये सब कुछ जानता है। स्कूल में फेल होकर ये 1 वर्ष तक एक साधु बाबा का चिला रह चुका है। शशि इसमें संशोधन करके बोला, लगभग 2 वर्ष। सुमित्रा और भारती हंसने लगी। अपूर्व की गंभीरता इससे विचलित नहीं हुई। उसने कहा, मां की मृत्यु के लिए मैं स्वयं को दोषी समझ रहा हूं। डॉक्टर, गृहस्थ आश्रम में रहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ये मेरे लिए कड़वा फल हो गया है। डॉक्टर ने पल भर उसके चेहरे की ओर देखकर शायद उसके मन की सच्ची पीड़ा का अनुभव कर लिया। स्नेह भरे कोमल स्वर में बोले, मनुष्य की इस दशा के बारे में मुझे सोच विचार करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी अपूर्व बाबू। लेकिन सहज बुद्धि से मालूम होता है कि शायद यह भूल होगी। कड़वाहट के बीच संसार छोड़ देने से केवल भाग्यहीन श्री भ्रष्ट जीवन ही बिताया जा सकता है, लेकिन वैराग्य साधन नहीं होता। करुणा और आनंद पूर्वक नहीं जीने पर क्या होता है, मैं तो नहीं जानता। भारती बोल उठी, तुम ठीक कहते हो भैया। तुम्हारे मुंह से कभी गलत बात नहीं निकलती, यही सत्य है। डॉक्टर बोले, मालूम तो यही होता है। मां मर गई। वो क्यों आई थी, किस कारण आप जाना नहीं चाहते, ये मैं कुछ भी नहीं जानता। लेकिन किसी के आचरण से अगर आपको कटुता मिली हो, तो क्या भविष्य में जीवन का एक वही सत्य हो गया? और कहीं से अगर अमृत मिला हो, तो जीवन में क्या उसका मूल्य ही नहीं देंगे? अपूर्व कहने लगा, अगर भैया मैं। डॉक्टर बोले, संसार में क्या अपूर्व के भैया विनोद बाबू ही हैं? भारती के भैया सब्यसाची नहीं है? उस घर में अगर आपके लिए स्थान न भी हो, तो कलकत्ते का वो छोटा सा मकान ही क्या वामन के विश्वव्यापी पैर के नीचे नहीं की पृथ्वी है? संसार में कहीं क्या आपके लिए स्थान नहीं है? अपूर्व बाबू, हृदय का आवेग अमूल्य वस्तु है, लेकिन उससे अगर चैतन्य को ढककर रखा जाए, तो उससे बड़ा शत्रु मनुष्य के लिए दूसरा कुछ भी नहीं है। अपूर्व बोला,
धर्म की साधना या आत्मा की मुक्ति कामना से तो मैं संसार छोड़ना नहीं चाहता डॉक्टर। अगर छोड़ूंगा तो दूसरों के लिए ही छोड़ूंगा। मुझ पर विश्वास करना आप लोगों के लिए कठिन है। न कभी करें तो दोष देने की कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन जिस अपूर्व को आप लोग जानते थे, मां की मृत्यु के बाद अब वो अपूर्व नहीं रहा। डॉक्टर ने उसका शरीर छूकर कहा, तुम्हारी बात सच हो। अपूर्व ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा, अब से मैं देश के काम में, 10 आदमियों के काम में, दीन दुखियों के काम में जीवन लगाऊंगा। कलकत्ते में मेरा घर है। शहर में इतना बड़ा हुआ हूं, लेकिन शहर के साथ अब मेरा कुछ नहीं रहा। अब से ग्राम सेवा ही मेरा एकमात्र व्रत होगा। किसी दिन कृषि प्रधान भारत के गांव ही प्राण थे। आज उनका ध्वंस होता चला जा रहा है। भद्र जाति के लोग उनको छोड़कर शहरों में चले गए हैं। वहीं से वो उन पर दिन रात शासन करते हैं और शोषण करते हैं। इसके सिवा गांवों से उन लोगों ने कोई संबंध नहीं रखा है, न रखें। लेकिन चिरकाल से जो लोग इस देश के मुख का अन्न और शरीर ढकने का वस्त्र सुलभ करते आ रहे हैं, वो किसान ही आज अन्नहीन, विद्याहीन और निरुपाय होकर मृत्यु पथ पर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब से मैं उन्हीं की सेवा में अपना जीवन दूंगा। और भारती ने भी जी जान से हमें सहायता देने का वचन दिया है। गांव गांव में पाठशालाएं खोलकर उनके बच्चे बच्चियों को शिक्षित बनाने का भार वो अपने ऊपर लेंगी। मेरा संन्यास देश के लिए है डॉक्टर, अपने लिए नहीं। डॉक्टर ने कहा, अच्छा प्रस्ताव है। उनके मुंह से केवल 2 शब्दों के निकलने की आशा किसी ने नहीं की थी। भारती ने उदास होकर कहा, और एक तरह से सोचा जाए तो ये काम तुम्हारा ही है भैया। इस कृषि प्रधान देश में जब तक किसान बड़े नहीं होते, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा, मैंने प्रतिवाद तो नहीं किया भारती। तुमने उत्साह भी तो प्रदर्शित नहीं किया भैया। डॉक्टर ने कहा, दरिद्र किसानों की भलाई करना चाहो तो करो, मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूं। लेकिन ये समझना व्यर्थ है कि तुम हमारे कामों में सहायता कर रहे हो। किसान लोग राजा हो जाएं, धन संपन्न और श्रीमान हो जाएं, लेकिन मैं उनसे सहायता की आशा नहीं करता। फिर अपूर्व की ओर देखकर उन्होंने कहा, किसी की भलाई करने के लिए किसी दूसरे पर स्याही डाल ही देनी पड़ेगी, इसका कोई अर्थ नहीं है। इनके दुख देने की जड़ से शिक्षित भद्र जाति के लोग नहीं हैं। उसकी जड़ का पता लगाने के लिए तुम्हें किसी दूसरी ओर खोज कर देखना होगा। अपूर्व बोला, आज क्या सभी लोग यही बात नहीं कर रहे हैं? कहने दो, जो गलत है वो 33 करोड़ आदमी मिलकर कहे तो भी गलत ही है। वरना इस शिक्षित भद्र जाति से बढ़कर लांछित, अपमानित, दुर्दशाग्रस्त समाज बंग देश में दूसरा नहीं है। उस पर मिथ्या कलंक का और बोझ लाद कर उसे क्यों डुबो देना चाहते हो? क्यों सोचते हो कि विदेशों की सभी युक्तियां और सभी समस्याएं अपने देश में ही लागू हो सकती हैं? बाहर का अनाचार ही जब पल पल में सर्वनाश लाता चला जा रहा है, तब फिर अंतः विद्रोह की सृष्टि किस लिए करना चाहते हो? देश असंतोष से भर गया है। स्नेह और श्रद्धा के बंधन क्यों चूर चूर हो गए हैं जानते हो? तुम्हें इन आदमियों के दोष से, शिक्षितों के विरुद्ध, शिक्षितों के आक्रमण से। शशि, एक दिन तुमको भी मैंने ये काम करने का निषेध किया था, याद है? अपने विरुद्ध होने, अपना दुर्नाम घोषित करने में एक निरपेक्ष स्पष्टवादिता का दम्भ है। एक तरह की सस्ती ख्याति भी एक मुंह से दूसरे मुंह तक फैलती चली जाती है। लेकिन ये केवल गलत बात नहीं, झूठ भी है। उन लोगों का हित करना चाहते हो तो जाकर करो, लेकिन एक के विरुद्ध दूसरे को उत्तेजित करके नहीं, दूसरों पर कलंक लगाकर नहीं, विश्व के सामने उसको हास्यास्पद बनाकर नहीं। हो सकता है वो दिन आ पहुंचे
लेकिन अभी तो उसमें देर है। सभी चुप रहे। भारती ने धीरे धीरे कहा, तुम ख्याल मत करना भैया। मैं हमेशा से देख रही हूं गांव के प्रति तुम्हारी सहानुभूति कम है। तुम्हारी नजर केवल शहरों पर ही टिकी रहती है। किसान के प्रति तुम सहृदय नहीं हो। तुम्हारी आंखें केवल कारखानों के मजदूरों पर लगी रहती है। इसीलिए तुमने पद के दावेदार की इन्हीं लोगों के बीच स्थापना की थी। वही लोग तुम्हारी आशा हैं, वही तुम्हारे अपने हैं। झूठी बात तो नहीं है ना? डॉक्टर ने कहा, झूठ नहीं है बहन, बिल्कुल सच है। कई बार तो मैं तुमसे कह चुका हूं, पद के दावेदार किसानों के हितकारिणी संस्था नहीं है। वो मेरी स्वाधीनता प्राप्त करने का अस्त्र है। मजदूर और किसान एक नहीं है भारती। इसीलिए तुम मुझे मजदूरों के बीच कारखानों के बैरक में पाओगी, लेकिन मुझे गांवों में किसानों की झोपड़ी में नहीं पाओगी। लेकिन बातों ही बातों में पड़ी रहकर अपना श्रेष्ठ कर्तव्य मत भूल जाना बहन। फिर स्टोव की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बोले, देशोद्धार तो 2 दिन बाद होने पर सह लिया जाएगा, लेकिन तैयार खिचड़ी जल गई तो ये दुख सहन नहीं होगा। भारती झटपट दौड़ती हुई गई और हांडी का ढक्कन हटाकर देख लेने के बाद हंसती हुई बोली, डरने की बात नहीं है भैया। आज रात का तुम्हारा खिचड़ी भोग मारा नहीं जाएगा। लेकिन देर कितनी है? बस 15-20 मिनट। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? डॉक्टर ने हंसकर कहा, आज तुम लोगों से विदा लेने आया हूं। बात चाहे जैसी ही क्यों न हो। उनके हंसते हुए चेहरे को देखकर किसी का विश्वास नहीं हुआ। बाहर आंधी पानी का ठिकाना नहीं था। भारती ने पल भर के लिए खिड़की खोलकर निरीक्षण करने के बाद लौटकर कहा, बाप रे बाप, आज तो शायद पृथ्वी पलट जाएगी। विदा लेने का समय अच्छा है भैया। तभी उसे दूसरी बात याद आ गई। बोली, लेकिन आज तुम्हें उसी छोटे कमरे में सोना पड़ेगा। अपने हाथ से बहुत ही सुंदर ढंग से बिछौना बिछा दूंगी। क्या कहते हो? ये कहकर वो अंतर के प्रगाढ़ आनंद में झूमती रसोई के काम में लग गई। भोजन तैयार होने पर डॉक्टर ने कहा, भारती, आज हम लोग सभी एक साथ भोजन करेंगे। भारती बोली, ऐसा ही होगा भैया, हम सब एक साथ ही खाएंगे। डॉक्टर ने कहा, लेकिन भूखे अपूर्व बाबू नजर लगाकर कहीं हमारे हाजमे में गड़बड़ी न पैदा कर दे, ये भी उससे कह दो। अपूर्व हंस पड़ा। भारती हंसने लगी, बोली, इसका भय हम लोगों को तो हो सकता है, लेकिन तुम्हारे हाजमे में गड़बड़ी कौन कर सकता है भैया? उस आग में पहाड़ भी पीसकर डाल दिए जाएं तो भस्म हो जाएंगे, जैसा खाना खाते मैंने देखा है। ये कहकर उस दिन का भोजन याद करके मनी मन सिहर उठी। खाना आरंभ हो गया। अन्य व्यंजन की प्रशंसा और हंसी मजाक से कमरे का वातावरण पल भर में बदल गया। जब खाना पीना बहुत अच्छे वातावरण में चल रहा था, सहसा अपूर्व ने रस भंग कर डाला। उसने कहा, 2 दिन पहले समाचार पत्र में एक शुभ समाचार पढ़ा था डॉक्टर। अगर वो सत्य हो तो आपका विप्लव का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। भारत सरकार ने अपने शासन तंत्र में अमूल्य सुधार करने का वचन दिया है। शशि ने तुरंत उत्तर दिया, झूठी बात है, धोखा है। भारती को इस बात पर सही ढंग से विश्वास हो गया हो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसने उद्वेग के साथ कहा, नहीं, इसमें छल नहीं हो सकता शशि बाबू। जो लोग लगभग आधी शताब्दी से, नहीं भैया, तुम हंस न सकोगे ये मैं कह ही देती हूं। उनके अथक आंदोलन का क्या कोई फल नहीं होगा, यही सोचते हो? विदेशी शासक होने पर भी वो लोग तो आदमी ही हैं। धर्म ज्ञान और नैतिक बुद्धि उनमें लौट आना असंभव तो नहीं। शशि ने कहा, संभव है, झूठी बात नहीं है। अपूर्व बोला, बहुत से लोगों का यही संदेह है। भारती बोली, उनका संदेह झूठा है। भगवान क्या नहीं है और शासन पद्धति का परिवर्तन तथा अत्याचार का सुधार, ये सब अगर सचमुच हो जाए तो क्रांति का आयोजन और विद्रोह की सृष्टि, ये सभी एक दिन अर्थहीन हो जाएंगे भैया।
शशि ने कहा, अवश्य। अपूर्व बोला, निस्संदेह। भारती ने डॉक्टर के चेहरे की ओर देखकर कहा, भैया, तब तुम अपनी वो भयंकर मूर्ति छोड़कर फिर शांत मूर्ति धारण कर लोगे ना? बताओ। डॉक्टर घड़ी की ओर देखकर मन ही मन हिसाब लगाकर जैसे अपने आप से बोले, अब अधिक देर नहीं है। इसके बाद भारती को संबोधित करके अत्यंत स्निग्ध स्वर में बोले, भारती, मेरी ये भयंकर मूर्ति है कि तुम्हें स्वयं भी नहीं जानता। सिर्फ यही जानता हूं कि इस जीवन में मेरे इस रूप में अब परिवर्तन नहीं होगा। और तुम्हारे आदरणीय नेताओं को भय नहीं है बहन। आज उनको लेकर मजाक करके मन बहलाने का मेरे पास समय नहीं है, और न मन की अवस्था ही इसके अनुकूल है। विदेशी शासन का सुधार क्या है? जी जान से किए गए आंदोलनों का वो क्या फल देना चाहते हैं? उसमें कितना असली और कितना नकली है? कितना मिल जाने के बाद शशि की समझ के अनुसार धोखेबाजी नहीं होगी और सम्माननीय नेताओं का रोना बंद हो जाएगा? ये सब कुछ भी मैं नहीं जानता। विदेशी सरकार के विरुद्ध आंखें लाल करके जब वे उच्च स्वर में प्रचार करके कहते हैं, हम लोग अब सोए हुए नहीं हैं, जाग गए हैं, हमारे आत्मसम्मान को भारी धक्का लगा है, या तो हमारी बात सुनो, नहीं तो हम वंदे मातरम की सौगंध खाकर कहते हैं कि तुम लोगों की अधीनता में हम लोग स्वाधीन होंगे, अवश्य होंगे। देखे किसमें शक्ति है कि इसमें रुकावट डाले। ये कैसी प्रार्थना है और इसका स्वरूप क्या है? ये बात समझ पाना मेरी बुद्धि के बाहर की बात है। मैं केवल इतना ही जानता हूं कि उनके इस मांगने और पाने के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। कुछ देर रुककर बोले, सुधार का अर्थ मरम्मत है, परिवर्तन नहीं। भारी बोझ के कारण जो अपराध आज मनुष्य के लिए असहनीय हो उठा है, उसे ही सहनीय बना देना। जो यंत्र बिगड़ रहा है, मरम्मत करके उसे अच्छी तरह चालू कर देने का जो कौशल है, शायद उसी का नाम शासन सुधार है। एक दिन के लिए भी मैंने इस धोखेबाजी की इच्छा नहीं की। एक दिन के लिए भी मैंने ये नहीं कहा कि कारागार की चौड़ाई कुछ और बड़ी करके हमें कृतार्थ करो। भारती, मेरी कामना में स्वयं को छलने के लिए अवसर नहीं है। हमारी समस्या की सिद्धि के लिए दो ही मार्ग खुले हैं, एक मृत्यु और दूसरी भारत की स्वाधीनता। उनकी बातों में नई बात कुछ भी नहीं थी। फिर भी मृत्यु और इस भयंकर संकल्प का पुनः उल्लेख होने से भारती के हृदय में आंसू उमड़ के आंखों में छलक उठे। बोली, लेकिन अकेले क्या करोगे भैया? सभी तो तुम्हें छोड़कर दूर हटते जा रहे हैं। डॉक्टर बोले, जाने दो, मेरे देवता तो धोखा नहीं दे सकते। भारती के मुंह पर यह बात आ गई। इस संसार में सभी धोखेबाज नहीं होते भैया। हृदय पत्थर न हो गया होता तो तुम इस बात को समझ जाते। लेकिन उसने ये बात कही नहीं। भोजन समाप्त कर हाथ मुंह धोकर डॉक्टर कुर्सी पर जा बैठे। किसी ने नहीं देखा कि उनकी आंखों की दृष्टि किसी की बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा करते करते धीरे धीरे विक्षुब्ध होती जा रही है, और उनका एक कान बहुत देर से सदर दरवाजे पर सतर्क होकर लगा हुआ है। ये कोई भी नहीं जानता था। सड़क के किनारे किसी तरह की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसकी किसी ने परवाह नहीं की। लेकिन डॉक्टर चौंक कर उठ खड़े हुए। उन्होंने पूछा, नीचे अपूर्व का नौकर है ना? वो जाग रहा है? ऐ हनुमंत, जरा दरवाजा खोल दो। कहा किसके लिए कैसा बिछौना बिछाया जाएगा, भारती सुमित्रा से यही पूछ रही थी। उसने आश्चर्य से मुंह फेरकर पूछा, किसके लिए भैया? कौन आया है? डॉक्टर ने कहा, हीरा सिंह है, तभी से उसी की बाट देख रहा हूं। बताओ कवि। कुछ अंशों में काव्य सा सुनाई दिया ना? कहकर वो हंस पड़े। भारती बोली, इस दुर्दिन में अकेले तुम्हारे काव्य की ज्वाला से ही हम लोग संत्रस्त हो रहे हैं। ये भग्न दूत किस लिए? शशि ने कहा,
भग्न दूत तुच्छ नहीं है भारती। अगर वो ना होता तो इतने बड़े मेघनाद वध काव्य की रचना ही नहीं होती। देखो, ये किस काव्य की रचना करते हैं? ये कहकर भारती ने झांक कर देखा। अपूर्व के नौकर के द्वारा खोल देने पर जिस व्यक्ति ने प्रवेश किया वो सचमुच ही हीरा सिंह है। पल भर बाद उसने ऊपर आकर सबका अभिवादन किया और हाथ जोड़कर सभी सांची को प्रणाम किया। वो वही सुपरिचित सरकारी वर्दी पहने हुए था, सरकारी चपरासी, सरकारी साफा, कमर में तार पियून वाला चमड़े का बैग, ये सभी भीग कर भारी हो गए थे। उसकी भारी दाढ़ी मूंछों से पानी झर रहा था। बाएं हाथ से उसे निचोड़कर अपने को हल्का करके बोला, रेडी? डॉक्टर बोले, थैंक यू सरदार जी। कब आए? जस्ट नाउ, कहकर एक बार फिर सबका अभिवादन करके नीचे जा ही रहा था कि एक साथ पूछ बैठे, क्या हुआ सरदार जी? जस्ट नाउ क्या? लेकिन अपना कर्तव्य पालन करके हीरा सिंह चुपचाप बाहर चला गया। इन लोगों का कौतूहल मिटाने के लिए डॉक्टर ने जो कुछ कहा वो संक्षेप में इस प्रकार है। हानि और अनिष्ट कितना हुआ है इससे इसका अनुमान लगा पाना कठिन है। शायद काफी हुआ है, लेकिन कितना ही क्यों न हो, दो काम उनको करने ही पड़ेंगे। उनके जैमिका क्लब का जो अंश सिंगापुर में है उसे बचाना ही पड़ेगा, और जहां भी हो, जिस प्रकार भी हो, ब्रजेंद्र को खोज निकालना पड़ेगा। नदी के दक्षिण में सीरियम के पास एक चीनी जहाज माल लादकर अपने देश को जा रहा है। कल तड़के ही रवाना होगा। उसी में किसी प्रकार एक स्थान मिल गया है। हीरा सिंह यही समाचार दे गया है। ये सुनकर सुमित्रा का चेहरा फीका पड़ गया। संभव है ब्रजेंद्र इस समय सिंगापुर में हो, और जो व्यक्ति उसका पता लगाने गया है उससे उसे परित्राण नहीं मिल सकता। उस समय विश्वासघात पर अंतिम विचार करने का समय आएगा। इसका दंड क्या होगा, ये बात दल के किसी भी व्यक्ति से छिपी नहीं है। सुमित्रा भी जानती है। ब्रजेंद्र उसका कोई भी नहीं है, और अगर उसने अपराध कर ही डाला है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन जिस कारण से सुमित्रा ऐसी हो गई वो ब्रजेंद्र के दंड की बात याद करके नहीं, बल्कि ये कि ब्रजेंद्र कीड़ा पतंगा नहीं है, ये आत्मरक्षा करना जानता है। उसकी जेब में केवल पिस्तौल ही छिपी नहीं रहती। उसके समान धूर्त, युक्ति और उपाय से चलने वाला अत्यंत सावधान व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। उससे भारी गलती ये हो गई कि वो जाने से पहले इस बात पर निश्चिंत रूप से विश्वास करके गया है कि डॉक्टर पैदल के रास्ते बर्मा छोड़कर चले गए हैं। अब किसी प्रकार अगर उसे डॉक्टर का पता मालूम हो गया तो उसके तुणीर में हत्या करने के जितने भी अस्त्र होंगे उनका प्रयोग करने में वो पल भर के लिए भी नहीं हिचकेगा। हीरा सिंह के शांत और मृदु दो शब्द, नाउ और रेडी, उन सब के कानों में 1000 गुना भीषण होकर हजारों ओर से आघात प्रतिघात करने लगे। भारती को लगा हीरा सिंह मृत्यु दूत की तरह आकर एक पल में ही सब कुछ नष्ट करके चला गया। शशि बोला, सब कुछ खाली सा होता जा रहा है डॉक्टर। बात सीधी सी थी, लेकिन सभी की छाती पर उसने चोट की। शशि बोला, हंसिए या चाहे जो भी कीजिए, ये बात सच्ची है। आप पास नहीं हैं इसका ध्यान आते ही लगता है जैसे सब खाली हो गया। लेकिन मैं आपके आदेश के अनुसार ही चलूंगा। जैसे जैसे शराब नहीं पीऊंगा, राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, भारती के पास रहूंगा और कविताएं लिखूंगा। डॉक्टर ने भारती की ओर एक बार देखा, लेकिन देख नहीं सके। मजाक में पूछा, किसानों के लिए कविता नहीं लिखोगे कवि? शशि बोला, नहीं। अपनी कविता वो स्वयं लिख सकें तो लिखें, मैं नहीं लिखूंगा। आपकी इस बात पर मैंने बहुत विचार किया है, और वो उपदेश भी कभी नहीं भूलूंगा कि आदर्श के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया जा सकता है। केवल भद्र संतान, अशिक्षित कृषक
ये नहीं कर सकते। मैं उन्हीं लोगों का कवि बनूंगा। डॉक्टर बोले, वही बन जाना, लेकिन ये अंतिम बात नहीं है कवि। मानव की गति यहीं पर निश्चल नहीं रह जाएगी। किसानों के दिन भी एक दिन लौटेंगे। तब उन्हीं लोगों के हाथों में राष्ट्र के कल्याण अकल्याण का भार सौंप देना पड़ेगा। शशि बोले, आ जाए वो दिन, तब स्वच्छंद शांत चित्त से सारा उत्तरदायित्व उन्हीं के हाथों में सौंपकर हम लोग छुट्टी ले लेंगे। लेकिन आज नहीं। आज आत्म बलिदान का भारी बोझ वो लोग ढो नहीं पाएंगे। डॉक्टर उठकर आए और उसके कंधों पर दायां हाथ रखकर चुप खड़े हो गए। इतनी देर तक अपूर्व चुपचाप बैठा सुन रहा था। इन लोगों की बातचीत में उसने एक भी बात नहीं कही, लेकिन शशि के अंतिम शब्द उसे बुरे लगे। जिन किसानों के हित के लिए उसने अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय किया था, उनके विरुद्ध ये बातें सुनकर क्षुब्ध और असंतुष्ट हो उठा और कहने लगा, शराब पीना बुरा है, बहुत अच्छा हो अगर ये उसे छोड़ दें। काव्य चर्चा अच्छी है, उसे ही करें, लेकिन कृषि प्रधान भारतवर्ष का कृषक समुदाय इतना तुच्छ और इतनी अवहेलना की वस्तु है क्या? और वो लोग ही अगर खड़े ना हो सकें तो आपका विप्लव ही कौन करेगा? और करेगा भी क्यों? और पॉलिटिक्स? मैं ठीक ही कह रहा हूं डॉक्टर। किसानों के कल्याण के लिए मैं संन्यास व्रत धारण न करता तो आज स्वदेश की राजनीति ही मेरे जीवन का एकमात्र कर्तव्य हो जाता। डॉक्टर थोड़ी देर तक उसके मुंह की ओर ताकते रहे। सहसा प्रसन्न हास्य से उनका चेहरा चमक उठा। बोले, तन और मन से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा सदुद्देश्य सफल हो। राजनीतिक क्षेत्र भी उपेक्षा की वस्तु नहीं है। देश और 10 आदमियों के कल्याण के लिए ही अगर तुमने वैराग्य ग्रहण किया है तो तुम्हारा किसी से विरोध नहीं होगा। लेकिन सभी लोग सभी कार्यों के योग्य नहीं होते। अपूर्व ने स्वीकार करके कहा, मुझसे अधिक ये शिक्षा और किससे मिली है डॉक्टर? आप दया न करते तो बहुत दिन पहले ही इस भ्रम का चरम दंड मुझे मिल गया होता। ये कहकर पुरानी याद के आघात से ही उसके सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। शशि इस घटना को नहीं जानता था। उसे बताने की आवश्यकता भी किसी ने अनुभव नहीं की। अपूर्व की बात को उसने विचित विनय और श्रद्धा भक्ति के प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा। बोला, भ्रम तो बहुत तेरे ही करते हैं, लेकिन उनका दंड भोगा करती हैं अपनी जन्मभूमि। मैं सोचता हूं कि डॉक्टर की आपसे अधिक योग्य व्यक्ति और कौन होगा? किसमें इतना ज्ञान है? जाति और देश कोई भी विषय हो, राजनीति की समझ किसे है इतनी? किसको इतनी व्यथा है? फिर भी ये किसी काम नहीं आया। चीन का आयोजन नष्ट हो गया, पेनांग तो चला ही गया, बर्मा का कुछ भी नहीं रहा, सिंगापुर का भी चला जाएगा, निश्चय ही है। सारांश ये है कि आपके इतने दिनों के सभी प्रयास नष्ट हो जाने वाले हैं। केवल प्राण ही शेष हैं, वो किसी दिन चले जाएंगे, इसका ठिकाना नहीं। डॉक्टर मुस्कुराकर हंस पड़े। शशि ने कहा, हंसिए या चाहे जो भी कीजिए, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। डॉक्टर ने पूछा, दिव्य दृष्टि से तुम और कुछ नहीं देख पाते कवि? शशि ने कहा, वो भी देख पाता हूं। इसीलिए तो आपको देखते ही तत्काल मालूम हो जाता है कि बिना उपद्रव शांतिपूर्ण पथ में अगर हम लोगों के जीवन पथ का दरवाजा सुई की नोक भर भी खुला रहता। अपूर्व बोल पड़ा, वाह, एक ही साथ दो परस्पर विरोधी बातें। सुमित्रा ने हंसी छिपाने के लिए अपना मुंह फेर लिया। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, इसका कारण यह है अपूर्व बाबू कि इसमें दो सत्ताएं मौजूद हैं, एक शशि की और दूसरा कवि की। इसलिए सबके मुंह की बात दूसरे के मन की बात को धक्का मारकर ऐसा बेसुरा राग अलापने लगती है। कुछ रुक कर बोले, बहुत से मनुष्यों में इसी प्रकार दूसरी सत्ता छिपी रहती है, उसे सहज ही नहीं पकड़ा जा सकता। इसीलिए मनुष्य की बात और उसके काम में सामंजस्य का अभाव देखते ही उसका कठोर निर्णय कर डालने से उसमें अन्याय की संभावना कम नहीं रहती, अधिक रहती है। अपूर्व बाबू,
मैंने तुमको पहचान लिया था, लेकिन सुमित्रा नहीं पहचान सकी थी। भारती, जीवन यात्रा के बीच अगर तुम ऐसा ही कोई चोट खाओ तो अपने इस परलोकगत भाई की बात भूल मत जाना। लेकिन अब मैं जा रहा हूं। मेरी नाव घाट पर बंधी हुई है। भाटे के समय न चल पड़ने पर मैं सवेरे जहाज नहीं पकड़ पाऊंगा। भारती आशंका से व्याकुल हो उठी। इस भयंकर नदी में, इस भीषण तूफानी रात में, उसके व्याकुल कंठ स्वर में सुमित्रा के आत्म संयम का सुदृढ़ बांध टूट गया। उसने फीके चेहरे से पूछा, क्या तुम सचमुच ही सिंगापुर जा रहे हो? ये काम तुम कभी मत करना डॉक्टर। वहां की पुलिस तुम्हें अच्छी तरह पहचानती है। इस बार उसके हाथ से तुम किसी प्रकार भी। बात समाप्त नहीं हुई थी तभी उत्तर मिला, पुलिस वाले क्या मुझे यहां नहीं पहचानते सुमित्रा? सुमित्रा चुप हो गई। जिस बात के बाहर निकल पड़ने की व्याकुलता के कारण इतने दिनों से वो सिर धुन कर मर रही थी, यही बात उसके मुंह से अंधे आवेश में निकल पड़ी। केवल एक बार डॉक्टर, इसी एक बार के लिए तुम मेरे ऊपर निर्भर होकर देखो कि मैं तुमको सरवाया ले जा सकती हूं या नहीं। इसके सिवा रुपए से क्या नहीं होता बताओ? डॉक्टर जूते का फीता बांध रहे थे। बात चुकने पर मुंह उठाकर बोले, रुपए से बहुत काम होते हैं सुमित्रा, उन्हें फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। सभी जान गए कि ये बातचीत व्यर्थ है। उपायहीन वेदना से अपना हृदय भरकर सुमित्रा आंसू भरी आंखों के साथ दूसरी ओर मुंह फेर कर रह गई। भारती बोली, मुझे अथाह सागर में बहाकर तुम जा रहे हो भैया। फिर भी बार बार तुम मुझसे कहते थे, केवल मुझ पर ही नहीं, मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियां यहाँ हैं उन पर तुम्हारा बड़ा लोभ है। सभी को तुम अत्यंत प्यार करते हो। वो क्या यही प्यार है? डॉक्टर ने समर्थन करते हुए कहा, सचमुच ही प्यार करता हूं भारती। लड़कियों पर मेरा कितना लोभ है, कितना भरोसा है, ये तुम लोगों को बताने का मुझे कभी अवसर ही नहीं मिला। लेकिन अगर मुझसे वो न हो सका तो अपने इस भैया की ओर से ये सब उनको बता देना बहन। भारती एकाएक रोने लगी और बोली, ये बताऊंगी कि तुम केवल हम लोगों की बलि देना चाहते हो? डॉक्टर ने पल भर उसके चेहरे की ओर देखकर कहा, अच्छा, यही बता देना। बांग्लादेश की एक भी लड़की अगर इसका अर्थ समझ जाए तो मैं उसी से धन्य हो जाऊंगा। ये कहकर उन्होंने अपना भारी बक्सा कंधे पर उठा लिया। उनके पीछे पीछे सभी लोग उतर आए। भारती ने अंतिम चेष्टा करके कहा, जिसका देश का आयोजन विफल हो जाता है भैया, विदेश के आयोजन से उनका क्या होता है? जो लोग अंतरंग सुहृद थे वो एक एक करके छोड़कर चले गए, तो क्या तुम एकदम निस्संग, एकदम अकेले हो? डॉक्टर ने स्वीकार करके कहा, ठीक यही बात है। लेकिन आरंभ भी तो अकेले ही किया था भारती, और विदेश में। लेकिन भगवान ने इतनी कृपा की कि मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार छोटी बड़ी दीवारें बनाकर अपनी पृथ्वी को हजारों कारागारों में परिवर्तित कर डालने का कोई उपाय नहीं रखा है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जितनी दूर तक दृष्टि जाती है, विधाता का राजमार्ग एकदम खुला हुआ है। उसको अवरुद्ध कर सकने का षड्यंत्र मनुष्य की पहुंच के बाहर की बात हो गई है। अब तो एक छोर का अग्निकांड दूसरे छोर तक चिंगारियां उड़ा ही ले आएगा। भारती, वो तांडव देश विदेश की सीमा नहीं मानेगा। लेकिन इधर रुद्र के सच्चे तांडव ने कमरे के बाहर उस समय कैसी भयंकर मूर्ति धारण कर ली थी, अंदर रहकर इसका किसी को ख्याल नहीं था। बिजली की चमक, मूसलाधार वर्षा, तूफानी हवा और वज्रपात मानो एकदम प्रबल रूप से आरंभ हो गया था। डॉक्टर ने किवाड़ की चटकनी ज्यों ही खोली, एकाएक वर्षा और तेज बौछार भीतर आ घुसी, जिसे सभी भीग गए। बत्ती बुझ गई, सभी चीजें उलट पलट गईं और पलक झपकते
घर और बाहर सब कुछ अंधकार से एकाएक हो गया। डॉक्टर ने पुकारा, सरदार जी। बाहर से आवाज आई, यस डॉक्टर, रेडी। सभी चौंक पड़े। इस असहनीय हवा और मूसलाधार वर्षा को माथे पर रोककर कोई भी मनुष्य इस सूची भेद्य घोर अंधकार में बाहर खड़े रहकर निश्चल निशब्द भाव से पहरे पर तैनात रह सकता है? इस बात की अचानक कोई कल्पना भी नहीं कर सका। डॉक्टर रहस्यपूर्ण स्वर में बोले, तो अब मैं जाता हूं। ये कहकर डॉक्टर ने ज्यों ही बाहर की ओर कदम बढ़ाया, त्यों ही अपूर्व व्यग्र व्याकुल कंठ से बोल उठा, एक दिन मुझे आपसे जो जीवन दान मिला था, वो बात मैं हमेशा याद रखूंगा डॉक्टर। अंधेरे में उत्तर आया, जीवन दान मिल जाने को ही तुमने बड़ा बनाकर देखा अपूर्व बाबू। जिससे वो मिला था उसे तो तुमने याद ही नहीं रखा। अपूर्व ने चिल्लाकर कहा, क्यों? इस जीवन में मैं उसे भी नहीं भूलूंगा। इस ऋण को मैं मरते दम तक। दूर अंधेरे में से उत्तर आया, ऐसा ही हो। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम एक दिन अपने सच्चे प्राणदाता को पहचान सको अपूर्व बाबू। उस दिन ये सव्य साची का ऋण। इस बात का अंतिम अंश सुनाई नहीं पड़ा। अस्फुट ध्वनि हवा के झोंकों से आकाश में उड़ गई। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मानो किसी को कुछ होश नहीं रहा। अचेत जड़ मूर्ति की तरह कुछ पल तक निश्चल रहकर भारती सहसा चौंक उठी और तेजी से ऊपर जाने लगी। उसके पीछे पीछे और सब लोग दौड़ते हुए चले गए। उसने खिड़की खोली और जितनी भी दूर तक निगाह जा सकती थी, अंधेरे में अपनी अपलक आंखों से टकटकी लगाए देखती रही। इसी तरह काफी देर बीत गई। सहसा भीषण कड़कड़ाहट के साथ ही शायद कहीं पास ही बिजली गिरी और उसकी ही चमचमाती हुई विद्युत शिखा में केवल पल भर के लिए आकाश और धरातल को उद्भासित करके एक बार डॉक्टर के अंतिम दर्शन करा दिए। इस भयानक समय में मकान से बाहर निकलकर इन लोगों की गतिविधि पर नजर रखने का पागलपन शायद किसी भी पुलिस कर्मचारी में नहीं था। फिर भी बड़ी सड़क को छोड़कर मैदान के दक्षिणी छोर से घूमकर दोनों धीरे धीरे चलने लगे। बीच बीच में झाड़ झंझाड़ और कटीले पौधों का बना टेढ़ा मार्ग मिलता गया। इस सूची भेद्य अंधकार में कीचड़ भरे पथहीन पथ से एक पथिक भारी बोझ अपने ऊपर लाद लेने के कारण कुछ झुककर सावधानी से बढ़ता चला जा रहा है और दूसरा अपनी पगड़ी पर वर्षा के प्रचंड वेग को सहता हुआ यथावत अपने सिर को बचाकर उसका अनुसरण कर रहा है। पल भर बाद सब लुप्त था, केवल घोर अंधकार ही शेष रह गया। अचानक एक गहरी सांस लेकर शशि ने कहा, दुर्दिन के मित्र सरदार जी, तुम्हें नमस्कार। उसी समय सहसा अपूर्व ने भी अपने दोनों हाथ उठाकर सरदार को लक्ष्य करके नमस्कार किया। लगा जैसे उसके हृदय का एक बोझ उतर गया हो। भारती उसी प्रकार पत्थर की मूर्ति के समान अंधेरे में ताकती हुई खड़ी रह गई। शशि की बात भी जैसे उसके कानों में नहीं पहुंची। वैसे ही वो ये भी नहीं समझ सकी कि ठीक उसी की तरह एक नारी की आंखों से भी आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है।